हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूशंस की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के सेकंड पोर्शन के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे हमारी वीडियो में। तो आप सब लोग जो हैं कॉपी और पेन साथ लें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जो नेम है हमारा वो होने वाला है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, सेमीकंडक्टर का नाम लेते ही हमारे माइंड में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये सारे टर्म्स हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमने नॉर्मली 10th और 8th क्लास में इन सारे पॉइंट्स को हमने बेसिक लेवल पे स्टडी किया है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने नॉर्मली स्टडी किया है। ओके, हम 12th स्टैंडर्ड पर वापस से इन पॉइंट्स को वापस स्टार्ट करेंगे, वापस रीड करेंगे, बट एक अलग लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हम इनको फिर से रिडिफाइन करेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं। एटॉमिक लेवल पे कंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, इंसुलेटर्स का डेफिनेशन क्या हो गया, या फिर ये कहें कि देखो नॉर्मली हम लोग कंडक्टर क्या समझते हैं। कंडक्टर का मीनिंग हो गया कि ऐसे मेटल्स जिनमें करंट फ्लो हो जाए तो वो आपके पास कंडक्टर में कंसिडर हो गए। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे इस चैप्टर में कि कंडक्टर ही क्यों होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, या फिर इंसुलेटर्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जो करंट को नहीं फ्लो करवा सकते, या फिर सेमीकंडक्टर में ऐसी प्रॉपर्टीज कब बनती हैं कि वो जब चाहे तब तो करंट को फ्लो करवा देते हैं, जब चाहे तब वो करंट को फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है हमारा ये। तो आप कंटिन्यू करें और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप अपने नोट्स जो हैं प्रिपेयर करें मेरे साथ में। जरूरी भी नहीं मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिख पाऊंगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं कंटिन्यूसली बोलूंगा तो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट हो जाए। तो अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें बहुत अच्छे से। तो देखिए बेटा, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कंडक्टर, what is conductor, semiconductor and insulators on the basis of energy band theory, एनर्जी बैंड थ्योरी को बेसिस करके हमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को स्टडी करना है। तो देखिए, हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है एनर्जी बैंड। सबसे पहले हमें एनर्जी बैंड को बहुत अच्छे से समझना है। जब तक एनर्जी बैंड नहीं समझ में आएगा हम इनको एटॉमिक लेवल पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इनको एटॉमिक लेवल पे ले जाने के लिए हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है एनर्जी बैंड। तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैप्टर का नाम डाल के अपना फर्स्ट टॉपिक रिटर्न करें, एनर्जी बैंड। क्या होता है एनर्जी बैंड? अब देखिए, एनर्जी बैंड समझेंगे हम तो इसको एटॉमिक लेवल पे समझने के लिए हमें एटम का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, एटम के रिगार्डिंग हमें छोटी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि ये कहा जाता है एटम के बारे में कि एटम जो है एक मतलब ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड में फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये बात नील्स बोर ने कही है अपने पोस्टुलेट में। नील्स बोर ने अपने 3 पोस्टुलेट कहे हैं, उसमें से एक पोस्टुलेट यही था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर एक ऑर्बिट में, एटम के इनसाइड में जो ऑर्बिट्स अवेलेबल है उन ऑर्बिट्स में एवरी ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व नहीं करेंगे, वो ओनली फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के इनसाइड में जो ऑर्बिट्स अवेलेबल है उनमें डिफाइंड एनर्जी के जो ऑर्बिट्स हैं उन्हीं में वो उसके न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। ये बात हमें आइडिया होना चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक चीज और माइंड में रखिए आप, वो ये रखिए कि जो हमारा जो रूटीन लाइफ है उस रूटीन लाइफ में हम एक पर्टिकुलर या एक आइसोलेटेड एटम की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटीज कम है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ, हम कोई
मतलब लैब्स वगैरह में हम मतलब इनको एज ए रिसर्च फॉर्म में जरूर हम एक आइसोलेटेड और एक आइसोलेटेड एटम को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट एक जनरल फॉर्म में हमें आइसोलेटेड एटम नहीं मिलता है। नॉर्मली हमें एटम जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब ये हो गया कि मतलब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटम मिलेगा, मॉलिक्यूलर बनेंगे, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कनेक्ट होगा और एक क्रिस्टल फॉर्म मिलेगा। तो हमारे पास में क्रिस्टल फॉर्म मोस्टली अवेलेबल होती है। तो उस क्रिस्टल फॉर्म में जो हमारे पास में क्रिस्टल फॉर्म में मैटर अवेलेबल है, उस क्रिस्टल फॉर्म में हमें एनर्जी बैंड को स्टडी करना है। ओके, तो मैंने आपको जैसे कि कहा कि हमें एटॉमिक लेवल पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को स्टडी करना है। तो इसको स्टडी करने के लिए देखो मैं यहाँ पे मेरे जो है व्हाइट बोर्ड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैं आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्रिएट करूंगा। पार्ट सेकंड में मैं 2 एटम को मिलाकर एक न्यूक्लियर एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा, उसके लिए एनर्जी लेवल बनाऊंगा। और यहाँ पे हम क्रिस्टल फॉर्म की बात करेंगे पार्ट थर्ड में। क्रिस्टल फॉर्म, ये लीजिए 3 पार्ट मैंने इसके कर देने हैं। अच्छा, एनर्जी लेवल, एक वर्ड यूज किया मैंने, एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल का मतलब समझें कि जब इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो खुद का एक एनर्जी लेवल क्रिएट करता है। एटम के इनसाइड में खुद का एक एनर्जी लेवल क्रिएट करता है। वो एनर्जी लेवल कैसा होता है उसकी बात करते हैं। नॉर्मली एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। देखिए, एनर्जी लेवल फॉर आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम यहां क्रिएट करेंगे हम। और फिर यहां पे एनर्जी लेवल फॉर 2 एटम्स या फिर एक मॉलिक्यूलर 2 एटम्स जब कनेक्ट हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर जब कंडीशन आएगी तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा। एंड एनर्जी लेवल फॉर क्रिस्टल स्टेट। तो जब एक आइसोलेटेड स्टेट में एटम है तब एनर्जी लेवल की कंडीशन क्या होगी। आपके पास में जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एटम होगा तब एनर्जी लेवल क्या होगा। क्रिस्टल स्टेट में जब होगा तो एनर्जी लेवल आपका क्या रहने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, नॉर्मली हम बात करें एटम की, तो एटम होता क्या है, पॉजिटिवली चार्ज उसके सेंटर में अवेलेबल होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड ने हमें ऐसा कुछ बताया। इसके आउटर पार्ट में जो है सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फिक्स्ड एनर्जी की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन सेल्स में ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स में क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंटिन्यूअसली इसमें रिवॉल्व करेंगे। नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर हम एटम का जानते हैं। ओके, एनर्जी लेवल अगर डायग्राम में बनाऊं, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। देखिए, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने बनाना है, इसको मैंने बोल देना है S1। ये 1s जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है। सपोज करो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो -13.6 होता है। फिर उसके ऊपर जब थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल आया, इस एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे 2s, और थोड़ा सा कम गैप करके यहाँ पे ये हो जाएगा 2p। एक ही सेल में प्रेजेंट है दोनों ऑर्बिट, इसलिए दोनों के बीच में गैप कम होगा। देन यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी आपके पास में 3s। हाँ, मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आगे चलोगे तो आपके पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट। और जैसे जैसे आगे चलते जाओगे तो आपके पास में एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास पहुंचती जाएगी। मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक ऐसी कंडीशन, जैसे जैसे ऊपर चलोगे, ऊपर चलने का मतलब यहां से समझो जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट नियरेस्ट जो ऑर्बिट है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। इससे जैसे जैसे दूर चलना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब धीरे 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 ये उस पोजीशन पे पहुंचेगा जहां पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये उस मेटल में फ्री हो जाएगा। और नॉर्मली हम ये जानते हैं कि अगर किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो वो कौन सी कैटेगरी में कंसिडर होंगे, कंडक्टर की कैटेगरी में कंसिडर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे मेटल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं।
चलिए बात तो बाद में करेंगे, हम लोग एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे थे। तो ये इस तरीके से एनर्जी लेवल बना फॉर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अब देखिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, तो एक एटम और दूसरा एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। जब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एक्चुअली सिचुएशन क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल फॉर्म में जो सिचुएशन है वो कुछ आपकी इस तरीके से क्रिएट होगी। ये देखिएगा, जैसे दो एटम आपस में मिले और मिलके इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इनके न्यूक्लियस हो गए, ये नीचे। ओके, देखिए जब दो मॉलिक्यूल बने तो जो एटम्स हैं और एटम के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनमें आपस में इंटरेक्शन की वैल्यूज इंक्रीज होती है। इंटरेक्शन की वैल्यूज का मतलब समझो मेरा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, जैसे आपने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा तो इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इसके खुद के जो है न्यूक्लियस के साथ में था या फिर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में था। तो यहाँ पे इंटरेक्शन जो था वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में था। तो लिमिटेड टाइम पीरियड में था तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स एनर्जी लेवल को ही क्रिएट करते हैं। फिक्स एनर्जी लेवल का मतलब ये हो गया कि अगर इसकी एनर्जी नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, परफेक्ट नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि इस पे लगने वाले जो इंटरेक्शन है या फिर ये जो न्यूक्लियस के साथ या फिर अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये जो इंटरेक्शन कर रहा है वो फिक्स है। ओके, ना उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है किसी टाइप का, ना उसमें किसी टाइप का डिक्रीज हो रहा है। तो एनर्जी लेवल्स जो है, एनर्जी का जो लेवल्स है वो भी क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है आइसोलेटेड एटम के फॉर्म में। जब हमने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये समझ में आया कि अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या हो रहा है कि एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। और इस शेयरिंग के साथ में क्या बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है ना, ये आपके पास जो सेल है ये क्या हो जाती है, डबल बॉन्डेड हो जाती है। इस तरीके से डबल बॉन्डेड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग, और ये आपस में अपने आप में डबल बॉन्डिंग को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जो इंटरेक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन्स में जो इंटरेक्शन है उस पे भी चेंजेस है। जैसे देखो कि यहाँ पे अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा तो इस ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने खुद के न्यूक्लियस के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रहा था। अगर इसके आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये समझो कि मतलब इसका जो एनर्जी लेवल है उसमें चेंजेस आएंगे। बात समझ रहे हैं आप? ओके, जब एक आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास था तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और वहां पे ये सोचने का ट्राई कीजिए आप कि उस आइसोलेटेड सिस्टम में या फिर उस आइसोलेटेड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसके ऊपर एप्लीकेबल जो फोर्सेज हैं, अट्रैक्शन फोर्स है या फिर जो रिपल्सिव फोर्स है वो फिक्स है। तो मतलब उनके एनर्जी लेवल्स फिक्स है। बट हमने जब एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया, नॉट ए मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब हमने एटम्स को कंसीडर किया तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसमें चेंजेस आए। अब वो चेंजेस दो तरीके से पॉसिबल है, इंटरेक्शन मे बी इंक्रीज और इंटरेक्शन नॉट इंटरेक्शन, एनर्जी लेवल मे बी इंक्रीज और एनर्जी लेवल मे बी डिक्रीजेस। दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, मतलब कुल मिला के चेंजेस पॉसिबल है। एनर्जी लेवल में चेंज हुआ, ठीक है। तो चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि मतलब फिक्स, जैसे मैंने आइसोलेटेड सिस्टम में ये कहा कि यहाँ तो एनर्जी लेवल फिक्स है, बट एक मॉलिक्यूलर में इसका एनर्जी लेवल अब फिक्स नहीं रहने वाला है। ओके, एक चीज और सोचिए आप, देखिए ये जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो इंटरेक्शन है, ये आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होगा। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ही लेस होगा। थोड़ा समझने का ट्राई करें आप, समझने का ट्राई ये करेंगे, जैसे सपोज करो कि मतलब जैसे ये दो आपके पास में एटम्स हैं और इन्होंने बॉन्डिंग कर ली तो ये बन गया आपके पास न्यूक्लियस। अब इसका आउटर इलेक्ट्रॉन और इसका आउटर इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इंटरेक्ट होकर ज्यादा इफेक्ट होंगे एक दूसरे से। आप इसके अंदर जितना डेप्थ में जाएंगे और इस दूसरे एटम में जितना डेप्थ में जाएंगे, तो डेप्थ में जाने पर एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, इसके डेप्थ में जाने पर एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। उनमें इंटरेक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में बहुत लेस होगा,
तो मतलब जितना आप इलेक्ट्रॉन के डेप्थ में चलेंगे उतना इंटरेक्शन कम होगा, मतलब मैं ये कहूंगी उतने एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम आएगा। बट जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, मतलब आप न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो आपके पास में क्या होगा, इंटरेक्शन ज्यादा इफेक्टेड होगा। इंटरेक्शन ज्यादा इफेक्टेड होगा तो आपके माइंड में जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होगा। अब देखो थोड़ा सोचो, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो वो किस तरीके से क्रिएट होगा, उसको देखने का ट्राई कीजिएगा। ये देखिएगा, ये वापस जैसे ये आपके पास में एनर्जी था, जैसे ये 1s था, तो अब देखो ये ऑर्बिट क्या हो गए, 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो गई ना, शेयरिंग 2 हो गए, मतलब दो एटम्स आपस में क्या हो गए, बॉन्ड हो गए। तो मतलब अब ये जो ऑर्बिट है 1s जो आपके पास सेल है, ये डबल पार्ट में डिवाइड हो गई। इसके हो जाने हैं आपके पास 2 पार्ट। 2 पार्ट कैसे, यहाँ पे तो एनर्जी फिक्स थी आइसोलेटेड सिस्टम में, यहाँ एनर्जी क्या कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। ये कौन सा आपके पास सेल है, फर्स्ट एस 1s है। ओके, थोड़ा सा ऊपर चलो, यहाँ की बात करेंगे आप, तो यहाँ की बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा जैसे 2s, अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं तो यहाँ, अच्छा इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ये लीजिए, ओके थोड़ा सा डाउन, ये लीजिए, यहाँ पे देखिए 2s की बात करेंगे तो ये 2s, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल चेंज होगा, इतना चेंज। ओके, ये चेंजेस है, ये जो गैप दिख रहा है ये एनर्जी में चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2s ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अब 2p की बात करेंगे तो 2p में भी कुछ ऐसा ही सीन रहने वाला है। देखो ये 2p में ऐसा ही कुछ सीन रहने वाला है, ये 2p एनर्जी लेवल में सीन हो गया। 3s की बात करेंगे तो देखो 3s में भी कुछ ऐसी कंडीशंस आने वाली है, ये लीजिए, ये 3s में हो गया इस तरीके से, एनर्जी में क्या आ गया, वेरिएशंस क्रिएट हो गया। ये तब की बात है, ये तब एनर्जी लेवल बन गया जब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपके पास एटम्स अवेलेबल है। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब एटम्स जो है हमारे पास ना तो आइसोलेटेड सिस्टम में अवेलेबल होता है, ना ही हमारे पास में 2 एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कनेक्ट होगा। हमारे पास में हमारे जो रूटीन लाइफ है, उस रूटीन लाइफ में हमारे पास में जो कोई भी मैटर होता है, क्या कोई भी मैटर होता है वो क्रिस्टल स्टेज में होता है। क्रिस्टल स्टेज में होता है, इसका मतलब ये समझो कि बहुत सारे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। और बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, तो उसको कुछ इस तरीके से समझने का ट्राई करें आप। जैसे सपोज करो कि मैंने एक मेटल कंसिडर किया, अब इस मेटल में ये जो छोटे छोटे हैं ये आप एटम कंसिडर कर लो, ये एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड हैं। ये लीजिए, इस तरीके से एटम आपके क्या होंगे, इनसाइड में इंटरकनेक्टेड होंगे। ये लीजिए, ये एटम्स हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म है, किसी भी मैटर का एक क्रिस्टल फॉर्म आपके पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करने वाली है। पहली चीज तो आप ये नोटिस करो कि इस क्रिस्टल फॉर्म में हर एक एटम जो है वो एक अपनी डिफरेंट पोजीशन रखता है। डिफरेंट पोजीशन का मतलब ये हुआ, अच्छा डिफरेंट पोजीशन को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की फॉर्म में देख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ, यहाँ देखो आप, जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन में चेंजेस आए, वैसे यहाँ पर आप देखें जब क्रिस्टल फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल है कोई भी मैटर, तो क्रिस्टल फॉर्म में हर एक एटम क्या करेगा, अपने खुद की एक डिफरेंट पोजीशंस रखता है। इन क्रिस्टल फॉर्म each and every atom will have different position, अपनी खुद की एक डिफरेंट पोजीशन पे वो रहने वाला है। बात को समझिए आप, जैसे सपोज करो कि ये एक एटम, अब इस एटम के डाउनवर्ड देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पे इंटरेक्शन नीचे की तरफ ज्यादा है, ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ओके, तो वहां पर क्या है, वहां पर इंटरेक्शन क्या रहने वाला है, मिडिल, यहाँ नीचे वाले को देखो, इसको आप अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाले साइड में इंटरेक्शन ज्यादा है, उधर इंटरेक्शन बहुत कम है। ओके, यहाँ पे इसको पकड़ोगे आप तो इधर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, इधर इंटरेक्शन कम है। इसका मतलब ये समझो कि हर एक एटम अपनी एक डिफरेंट पोजीशन को क्रिएट करके रख रहा है। अच्छा, अब हर एक एटम अपनी डिफरेंट पोजीशन को क्रिएट कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन देख, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ में रखेगी। इफ ईच एंड एवरी एटम have different positions, then each and every electrons have also creates different position, वो खुद भी अपनी एक different position को create करके रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करें क्योंकि उनके इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है,
तो वो खुद भी अपनी एक डिफरेंट पोजीशन को क्रिएट करके रख रहे हैं बेटा। अब वो डिफरेंट पोजीशन को क्रिएट करके रख रहे हैं, तो अब आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे तो उस एनर्जी में वेरिएशंस भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। एनर्जी लेवल अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो उस एनर्जी लेवल डायग्राम में भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो देखो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो जब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो देखिएगा अच्छे से, ये यहां से देखिए, ये आपके पास में 1s 2s 2p और 3p ऑर्बिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये आप समझिएगा अच्छे से। ओके, अच्छा, अगर इन सारे एनर्जी लेवल्स को मैं एक एग्जांपल में शो करके दिखाऊं तो ज्यादा बेटर है। सपोज करो कि मैंने एक एटम ले लेना है न्यूक्लियस, सोडियम का मैं एक न्यूक्लियस ले लेता हूं, यहां कंसीडर कर लेता हूं एक सोडियम का न्यूक्लियस है। सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूंगा तो वो 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करता हूं तो वो आ जाएगा मेरे पास 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इस तरीके से ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल आ जाएगा और ये है आपका थर्ड सेल। ओके, अब ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम सोडियम के केस में दिखाने का ट्राई करता हूं। देखो, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम एक सोडियम एटम का है, आइसोलेटेड जो एटम है अगर वो सोडियम का है, तो सोडियम में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली क्या है, फुलफिल है। फिर देखो 2s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फुलफिल है, तो यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फुलफिल है। ओके, फिर देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फुलफिल है, ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, फुलफिल होके अब देखो 3p में देखोगे तो यहाँ पे ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ओके, चलो ये बात देखेंगे आप। अब ये आपने आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्रिएट कर ली कंडीशन, और आपके पास मॉलिक्यूलर कंडीशंस भी क्रिएट हो गई। अब आप क्रिस्टल फॉर्म में आए, क्रिस्टल फॉर्म में आ गए तो आपके पास इनफाइनाइट जो है मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल, इनफाइनाइट आपके पास एटम्स अवेलेबल है। इनफाइनाइट एटम्स अवेलेबल हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो उस इंटरेक्शन की वजह से देखो क्या होगा, उस इंटरेक्शन की वजह से ये जो 1s है, ये 1s के एनर्जी लेवल में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में चेंजेस आपको दिखना चाहिए, एनर्जी लेवल में डिफरेंस दिखना चाहिए। इस एनर्जी लेवल में डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। देखो ये ओके, ये आपके पास क्रिस्टल फॉर्म में क्या आ गया, 1s। ओके, इस तरीके से आपके पास में एनर्जी लेवल्स बन गए। अच्छा सॉरी, इस तरीके से ना बना के मैं इनको हॉरिजॉन्टली बनाऊं तो ज्यादा बेटर है। इस तरीके से देखो, ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए। ये एनर्जी लेवल्स इसमें क्रिएट हो गए। 2s की बात करते हैं, तो अगर आप 2s को आगे लेके चलेंगे तो देखो 2s को आप आगे लेके चलो तो 2s में भी क्या कंडीशन क्रिएट हो गई, यहाँ पे भी बहुत सारे एनर्जी लेवल, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देखो यहाँ पर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं उनका क्या बन गया, एक सेट क्रिएट हो गया। ये लीजिए, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का एक सेट क्रिएट हुआ। जैसे जैसे आप चलोगे वैसे वैसे इन सेट्स की जो है विड्थ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस सेट की वैल्यू और इंक्रीज होगी इस तरीके से। ये आपके पास में एक सेट और रेडी हो गया, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का एक सेट और रेडी हो गया। आप 3s की बात करेंगे तो 3s में देखेंगे आप तो ये जो है और भी ज्यादा अपना एरिया कवर करेगा इस तरीके से अपना एनर्जी लेवल्स का। देखो ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स क्या कर गए, एक सेट की फॉर्म में क्रिएट हो गए। तो अब देखिए ये जो क्रिस्टल फॉर्म में आपके पास में देखो सिंगल आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होता तो एनर्जी लेवल आपके पास सिंगल होते, क्योंकि फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। ओके, तो एनर्जी लेवल फिक्स था, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल था। मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप आए तो एनर्जी लेवल में एक छोटा सा चेंजेस हुआ। चेंजेस किस वजह से हुआ, इंटरेक्शन की वजह से। किन की इंटरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इंटरेक्शन की वजह से चेंजेस आए। उस चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि एनर्जी लेवल में जो है वो चेंजेस होना स्टार्ट हुआ। आपने क्रिस्टल फॉर्म लिया, क्रिस्टल स्टेट ली तो आपने इनफाइनाइट न्यूक्लियस कंसीडर करें। सपोज करो कि अगर आप एक
एक जो है मोल अगर आप कंसिडर करते हैं तो एक मोल में आपने देखा होगा नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप एक मोल मतलब लेते हैं 1 मोल आप कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁻23 के आसपास होती हैं। 6 × 23 का मतलब ये हो गया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। अब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है तो देखो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपना खुद का एक डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रिएट करता चलेगा। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, देखो इनकी विड्थ में चेंजेस देखो आप, इनकी विड्थ में इतना वेरिएशंस क्यों आया। देखो यहाँ पे बहुत कम वेरिएशंस होगा क्योंकि ये इनसाइड है, बहुत इनर है, मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत कम इफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल का विड्थ बहुत कम आएगा। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे तो क्या होगा, इंटरेक्शन का इफेक्ट आपको धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज भी आपके पास में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अब हमने इतनी सारी बात करी, लेकिन क्यों करी, क्या चाहते थे हम। ओके, अब रिजल्ट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। हमने हमारा टॉपिक पढ़ा है एनर्जी बैंड। हम तो इस एनर्जी बैंड की डेफिनेशन चाहते थे, तो हमने वो डेफिनेशन को समझने के लिए ही इतना टाइम लिया है। हमें एक परफेक्ट पर्टिकुलर डेफिनेशन मिले। देखो अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक डेफिनेशन बता देता तो शायद आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते थे उस डेफिनेशन को, बट अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, सुना है और समझा है, तो अब मैं एनर्जी बैंड का जो डेफिनेशन दूंगा वो डेफिनेशन में भी आप इमेजिनेशन भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ओके, तो देखिए एनर्जी बैंड है क्या। एक तो एनर्जी बैंड क्रिस्टल स्टेट में मिलेगा आपको, आइसोलेटेड एटम फॉर्म में आपको एनर्जी बैंड नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या अवेलेबल होते हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं एनर्जी लेवल्स। ये क्या है, एनर्जी लेवल। किस केस में, आइसोलेटेड एटम के केस में। अगर आप दो मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आपको एक एनर्जी लेवल ही मिलेगा, बट आप क्रिस्टल फॉर्म में आ गए तो बहुत सारे एनर्जी लेवल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं और अपने खुद के सेट्स बना रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1s ने खुद का एक सेट क्रिएट कर लिया, फिर 2s 2p ने खुद के अपने सेट्स क्रिएट कर लिए, फिर 3p ने खुद का अपना एक सेट क्रिएट कर लिया। तो ये जो एनर्जी लेवल्स का जो सेट है, इस एनर्जी लेवल्स के सेट को ही आपने क्या कहा, एनर्जी बैंड कहा। तो देखो एनर्जी बैंड का एक सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, सुनना बहुत अच्छे से, अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स इन अ क्रिस्टल स्टेट, अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। देखो ये एनर्जी लेवल्स का क्या है, ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स इन अ क्रिस्टल स्टेट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। इनको हम एनर्जी बैंड कहेंगे। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा देखो एनर्जी बैंड की अगर डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हुई तो मैंने आपको ये कहा कि सपोज करो कि आपके पास में जो मैटर है वो 1 मोल है। अब 1 मोल मैटर में इतने आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मतलब मैं यहाँ पर यूं कहूं कि ये जो 3s है यहाँ पर, ये तो देखो ये सारे तो कंप्लीटली क्या है, फुलफिल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी शेयरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफिल है, फिक्स है। बट 3s जो ऑर्बिट है यहाँ पे ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 × 10⁻23 होंगे। किस ऑर्बिट में, 3s ऑर्बिट में। क्यों होंगे, क्योंकि आपने 1 मोल जो है क्रिस्टल कंसिडर कर रखा है, उसमें 6 × 10⁻23 एटम्स अवेलेबल हैं। एक एटम के पास आप अगर एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो तो यहाँ पे 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में अवेलेबल है। आप इसके आउटर सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, मैं जो है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ वो आउटर फॉर्म में बात कर रहा हूँ। ओके, अब देखो इसको पेयरिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये कंप्लीटली फुलफिल नहीं है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। ओके, बात को समझने का ट्राई कीजिएगा। मतलब यहाँ पे ये जो बैंड है, इस बैंड को भी 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया। पहले तो इसको आप क्या कहोगे,
इस फिनोमिना को आप कहोगे एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, ये आपके पास एनर्जी बैंड हो गया। अब इस एनर्जी बैंड में मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे अगर आपने एक मोल कंसिडर किया है मैटर को, तो उस एक मोल के आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ प्रेजेंट है, बट यहाँ पे इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो और चाहिए तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और आ सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डाउन साइड में अवेलेबल होते हैं, ये यहां पर अवेलेबल होते हैं। इस एनर्जी बैंड में जो डाउन साइड है, उस डाउन साइड में इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहां अवेलेबल है। अब यहां पे मतलब अब ये जो एनर्जी बैंड है, इस एनर्जी बैंड के भी दो पार्ट हो गए। एक पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, एक पार्ट ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उस वाले पार्ट को आपने क्या कहना है, बैलेंस एनर्जी बैंड बोल देना है। इसको आप बोलोगे बैलेंस एनर्जी बैंड। ये आपके पास बैलेंस एनर्जी बैंड हो गया। इसके जस्ट ऊपर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है फिलहाल, उस वाले पार्ट को आप क्या कहेंगे, कंडक्शन एनर्जी बैंड। कंडक्शन एनर्जी बैंड, ये आपके पास कंडक्शन एनर्जी बैंड हो जाना है। ओके, तो देखिए बेटा, चैप्टर की हम बात कर रहे थे। चैप्टर था हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर जो था वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स था। ओके, चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने एक क्वेश्चन क्रिएट किया खुद से। क्वेश्चन था व्हाट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए, अच्छा मतलब चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक उठाया वो हमने एनर्जी बैंड उठाया। एनर्जी बैंड को समझने के लिए मैंने आपको ये कहा कि हम इसको एटॉमिक लेवल पे समझेंगे, तो हम एटॉमिक लेवल से इसको रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने तीन पार्ट कर लिए हमारे बोर्ड के। एक हमने आइसोलेटेड एटम कंसिडर किया, दूसरा हमने मॉलिक्यूलर एटम और एटम को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल को स्टडी किया, और थर्ड हमने क्रिस्टल फॉर्म ली और इनके एनर्जी लेवल्स को स्टार्ट किया। तो जब हमने आइसोलेटेड एटम का एनर्जी लेवल देखा तो ये देखा कि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स फिक्स हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा इनके एनर्जी लेवल्स में। जब मॉलिक्यूल की बात करी तो मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मतलब जो है इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से एनर्जी में वेरिएशंस आया, तो एनर्जी लेवल में थोड़ा बहुत चेंजेस दिखा। जब आप क्रिस्टल फॉर्म में चले गए तो क्रिस्टल फॉर्म में आपने ये देखा कि जो सेल्स हैं वो क्या हो गई, सेल्स या फिर जो ऑर्बिट्स हैं या फिर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस में आए, एक सेट की फॉर्म में आ गए। तो जब सेट की फॉर्म में आ गए तो उन सेट्स को ही हमने क्या कहा, एनर्जी बैंड बोल दिया। अब इस एनर्जी बैंड को भी हमने दो टाइप में कैटेगराइज कर दिया। एनर्जी बैंड आपके पास दो टाइप के हो गए, वैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड। अब वैलेंस एनर्जी बैंड क्या है ये समझिएगा। सॉरी, पहले बात करते हैं कंडक्शन एनर्जी बैंड। अगर मैं आपको कंडक्शन एनर्जी बैंड का डेफिनेशन देने का ट्राई करूं तो वो देखो किस तरीके से होगा। द एनर्जी बैंड अनफिल्ड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, द एनर्जी बैंड अनफिल्ड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन एनर्जी बैंड एंड दिस एनर्जी ऑफ द वैलेंस एनर्जी बैंड। अब जो कहा उसको बहुत अच्छे से समझो। ये कहा मैंने कि ऐसे एनर्जी बैंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन से अनफिल्ड होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल फिलहाल नहीं है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा उसमें फ्री हो जाएगा, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री नहीं होता है, और ये वैलेंस एनर्जी बैंड के जस्ट अबव होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप टाइप्स लिखें एनर्जी बैंड की। अगर आपने डेफिनेशन को रिटर्न किया है तो उसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड आएंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड दो टाइप के हो गए, वैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड। कंडक्शन एनर्जी बैंड को मैंने डिफाइन कर दिया, द एनर्जी बैंड्स अनफिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन एनर्जी बैंड, एंड दिस एनर्जी बैंड इज जस्ट अबाउट द वैलेंस एनर्जी बैंड। अब वैलेंस एनर्जी बैंड की बात करेंगे तो वैलेंस एनर्जी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे, द एनर्जी बैंड फिल्ड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द एनर्जी बैंड फिल्ड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस एनर्जी बैंड।
is called valence energy band, and this band is just below the conduction energy band. एक थर्ड पॉइंट और सुनिए. थर्ड पॉइंट ये है, देखिए जो वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड आपको यहां जो दिख रहा है उसके बीच में एक गैप होता है. उस गैप को बोलते हैं हम फोरबिडन एनर्जी गैप. तो फोरबिडन एनर्जी गैप को आप क्या कहेंगे? द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड. द एनर्जी बैंड between valence energy band and conduction energy band is called forbidden energy gap. अब ये forbidden energy gap यहां तो दिख ही नहीं रहा. ओके, तो अब इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तो फोरबिडन एनर्जी गैप की तो बात हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, कल परसों तक जो भी मैं अपलोड करूंगा उसमें देखेंगे हम. ओके, तो आज के लिए इतना ही देखेंगे हम. तो हमारा जो है टॉपिक क्लियर होना चाहिए, एनर्जी बैंड, है ना. होप कर रहा हूं कि आप लोगों ने अच्छे से रिटर्न किया होगा नोट्स को. और जो है आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें. और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करते रहें. सब लोग टाइम टू टाइम मेडिटेशन करें. अपना ध्यान रखें. थैंक यू.